आज मैं स्वार साहब मैं मोहम्मद हसन। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो, जो अंकित सर की वीडियो। जो दोस्तों इलेक्शन हो गया, आज रिजल्ट था। मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी ने कितनी सीटें ली हैं, कौन कहाँ से कितनी सीटें निकाल सका है और किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी बैठे हैं, अभी अंकित सर की वीडियो देखी, अभी देखते हैं कि ये क्या नॉलेज देते हैं। इंडिया के इलेक्शन के बारे में बड़ी धूम थी। पीएम बीजेपी कहती थी कि हम 400 से पार जाएंगे, क्या वो 400 से पार गए हैं कि नहीं गए, कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, वीडियो देखने के बाद ये तो पता चलेगा। देखते हैं दोस्तों वीडियो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के एक ऐतिहासिक दिन के डिस्कशन में। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन यानी 4 जून के दिन भारत ने फाइनली यह डिसाइड कर लिया है कि तीसरी बार भारत में फिर से एनडीए सरकार रिपीट कर रही है। लेकिन एनडीए सरकार ने जो अपने लिए टारगेट रखा था 400 का, कि वो 400 का टारगेट 272 के टारगेट को पार करने से बहुत ऊपर का था। और उस 72 से ऊपर के टारगेट को पार करके भी आज एनडीए बनती हुई सरकार भी लोगों को फेल हुए रिजल्ट के समान लग रही है। इसी वजह से हेडिंग है कि एनडीए बहुमत के पार क्या बन पाएगी मोदी सरकार, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार बनाने के लिए 272 सांसद चाहिए, जो ऑलरेडी एनडीए के पास 272 से 20 अधिक 292 से भी अधिक सांसद वर्तमान में, जब मैं आपके पास सेशन कर रहा हूं उस समय है। सरकार बनने के बावजूद भी लोग कयास लगा रहे हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा में बहुमत का जो आंकड़ा है उसे कहीं और सेट कर दिया गया है, 272 नहीं हो सकता है 372 पर सरकार बनती हो। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस बार बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में 400 का एक आंकड़ा सेट कर दिया था कि हम थोड़े बहुत नहीं 400 नंबर लाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थी क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में यह कह दें कि 200 नंबर का पेपर है, हम 200 में से 250 लेकर आएंगे। बोले भाई 100 नंबर पर प्री क्वालिफाई हो जाता है, बोले फिर भी हम 250 लेकर आएंगे क्योंकि ये नंबर हमें विश्वास देंगे। वही विश्वास उनके लिए आत्मविश्वास घातक बना और लोगों में जीतने के बावजूद उत्साह की कमी का कारण बना। लोग आज भी दोहरा ये रहे हैं, यार मजा तो 400 पार पर ही आता। यानी एक बार के लिए 272 पार कर चुका एनडीए फिर से अपने आप पर विचार कर रहा है कि यार हम लोग जीत करके भी हार वाली फीलिंग क्यों उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस, जिसमें अपोजिशन के मैक्सिमम ग्रुप एक साथ आ गए, वो बहुमत से अभी कोसों दूर हैं। फिर भी वो इस उम्मीद में हैं कि मिस्टर नीतीश कुमार, जिन्हें मिस्टर यू टर्न के नाम से जाना जाता है, वो एक बार प्यार से हमारी तरफ देख लेंगे, चंद्रबाबू नायडू बस हमारी तरफ देख लेंगे, तो निश्चित ही इंडिया अलायंस की सीटें सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगी। बड़ा ही रोचक मुकाबला हो गया है कि अगर एनडीए से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों भी चले जाते हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी के पास एनडीए में 260 से ज्यादा सीटें होंगी, जो कि बहुमत के आंकड़े से फिर भी 10 से 12 कम हैं। अगर बीजेपी का पुराना इतिहास उठाकर देखा जाए, जब पूरी पार्टी इनके साथ जुड़ जाती है तो इनके लिए ये 272 का मैजिक नंबर बनाकर रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जीतने के बाद भी हारने का एहसास उठाती हुई एनडीए आज के सेशन का मुख्य मुद्दा
मुद्दा है। और तो और इस हार से इन्वेस्टर्स ने साइकोलॉजिकली इतना दर्द फील किया है कि उन्हें वाकई में यह लगा कि बीजेपी गवर्नमेंट बनी ही नहीं है, यानी एनडीए की सरकार बनी ही नहीं है। वो इन्वेस्टर जो कि अमित शाह और मोदी जी के ये कहने पर कि 4 जून के बाद भी हमारी सरकार बनेगी, इस खुशी में लाखों करोड़ रुपए मार्केट में लगा देता है, एग्जिट पोल में 350 से ऊपर नंबर पाते ही लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर देता है, वही इन्वेस्टर जब रिजल्ट आते हुए यह देखता है कि सरकार तो आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भय में आकर के कि नहीं यार ये 400 पार नहीं है ना, तो शायद वो वाला कॉन्फिडेंस ना रहे जो पहले रहता हो, इसलिए वो इन्वेस्टर डर के मारे भाग देता है। इतना तेज भागता है कि आज शेयर मार्केट से लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। हालांकि इसी 40 लाख करोड़ के नुकसान में अगेन मैं एक शेयर ट्रिप दे रहा हूं। कल के सेशन में जब मैंने कल आपको किया था इवनिंग में इसी समय सेशन, तब मैंने आपसे कहा था कि शेयर मार्केट ने एग्जिट पोल के कारण लाखों रुपए कमाए हैं, कल के दिन लाखों रुपए डूब सकते हैं। मैं ऑलरेडी 24 घंटे पहले एक सेशन कर चुका हूं, क्योंकि मैं अब मार्केट में इतनी समझ आप लोगों के साथ रहकर पा लिया हूं कि लोग मार्केट को इतना प्रिडिक्शन पर लेकर चलते हैं कि भाई साहब भागो और भाई साहब पकड़ो, कोई मार्केट की समझ नहीं, ले दबा के पैसे और ले दबा के पैसे। दोनों ही स्थितियों में मैं फिर से बता रहा हूं, जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए गोल्डन चांस होता है मार्केट का गिरना, क्योंकि गिरते हुए मार्केट से निवेश की बहुत सारी रास्ते खुलते हैं। अर्थात जो बुल वाली फाइट में होते हैं वो बियर के इंतजार में रहते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है साथियों आने वाला समय। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करते हुए आंकड़ों की लड़ाई और विशेष रूप से 2 चेहरों की अगुवाई, जिसमें एक तरफ मोदी जी और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी। हालांकि इंडिया अलायंस ने उन्हें अपना नेता डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मीडिया ने यह पूरी फाइट इन दोनों के बीच ही दिखाई। चुनाव के परिणाम आए, कुर्सी के लड़ाई की चर्चा होने लगी, सुर्खियों में आने लगा कि इंडिया अलायंस और बीजेपी लेड एनडीए में गठबंधन के बीच जो लड़ाई चल रही है उसमें बहुमत के नजदीक बीजेपी पहुंच गई है। 272 के आंकड़े से मुश्किल से 10-12 नंबर एनडीए का अगर टीडीपी और जेडीयू हट जाते हैं उसके बावजूद भी रखती हैं, लेकिन मार्केट ने इस बात पर बहुत नाराजगी जताई। जहां एक और एनडीए के साथ एनडीए 293 सीट के साथ आगे चल रहा है, वहीं बीजेपी उन 293 में अपने बूते 239 सीटें पाकर के पूरी इंडिया में लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनकर निकलकर आई है। और वो भी तब जब लगातार 2 बार बीजेपी का सरकार बन चुका है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि भारत इतिहास में 60 साल बाद यह समय देख रहा है जब कोई सरकार तीसरी बार रिपीट कर रही हो। भारत में यूपीए सरकार 2 बार रिपीट की थी, लेकिन उसके बाद 2 बार एनडीए के बाद यह तय माना जा रहा था, जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी तैयार की जा रही थी कि कहीं ना कहीं इस बार एनडीए गवर्नमेंट नहीं बनेगी। लेकिन उसके बावजूद तीसरी बार 60 सालों में हुआ है कि तीसरी बार कोई एक सरकार रिपीट कर रही है, और ऐसा कीर्तिमान एनडीए ने अपने सिर पर शहरे के रूप में बंधवा लिया है, जिसमें बीजेपी इंडिया की लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन पूरी तरह से इस समय ईवीएम आरोप मुक्त है, क्योंकि इंडिया अलायंस की प्रमुख पार्टियों में कांग्रेस ने ईवीएम को दोष मुक्त रहने दिया है, क्योंकि इस बार 3 अंक का आंकड़ा कांग्रेस भी छूती हुई दिख रही है। बाय द वे, एग्जिट पोल में कुछ और ही बताया जा रहा था। इंटरेस्टिंग है कि एग्जिट पोल में यह नहीं बताया गया था कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन यह जरूर बताया गया था कि सरकार के साथ साथ 350 से ऊपर का आंकड़ा निकल जाएगा, यानी कि कल चुनाव परिणाम देखने की भी जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल वैसे ही था जैसे जब मोदी जी ने कहा कि 400 पार लेकर आएंगे इस बार, तो बहुत से लोग इतने आराम में चले गए कि यार पहले ही 400 आ रही है तो वोट देने भी क्यों निकले। यानी कि जनवरी 22 में राम मंदिर बनने के बाद जो भारत में उठी राम भक्तों की लहर थी, वो राम भक्त बढ़िया एसी
चलाकर, कूलर चलाकर आराम की मुद्रा में चले गए, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार तो हो ही जाएगा, तो यार अब हमको क्या निकलने की जरूरत है। अति आत्मविश्वास के चलते एग्जिट पोल बनाने वाले भी खुशी में रहे कि जब मोदी जी बोल दिए हैं और वो तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, तो चलिए इस बार इनको ही 400 टच करा ही देते हैं। मैंने अपने हर सेशन में एग्जिट पोल का विश्लेषण किया है। कल वाला सेशन जो हुआ था उसमें भी एग्जिट पोल का विश्लेषण किया था और यह बताया था कि एग्जिट पोल कब कब गलत निकले हैं और रिसेंटली कब कब गलत निकले हैं। इस बार एग्जिट पोल गलत केवल नंबर बताने में निकले हैं, ट्रेंड बताने में नहीं। 350 से ऊपर औसत दिखाने वाला एग्जिट पोल 300 तो दिखा ही गया, लेकिन इस 50 नंबर के ऊपर नीचे होने में जो बीजेपी खुद के दम पर बहुमत पाती, अब वो गठबंधन के माध्यम से सरकार में आएगी, बस यहीं पर खेला हो गया। अर्थात 272 का नंबर बीजेपी अगर खुद के दम पर लाती तो यह माना जाता कि एनडीए के उसके सहयोगियों को उतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितनी अब संभावित है। और ऐसा भी तब जबकि इंडिया अलायंस में सारी पार्टियां, उनमें से एक भी पार्टी 272 के नजदीक नहीं है, सब मिलजुल कर सरकार तक पहुंचेंगे इस कवायद के साथ चुनाव लड़ना शुरू किए थे। वहीं दूसरी ओर एनडीए में बीजेपी खुद के दम पर सिंगल लार्जेस्ट क्यों नहीं बन पाई, इसका पूरा मार्केट जश्न मना रहा है। या फिर बीजेपी के सपोर्टर दुख में बैठे हैं कि यार 272 हमारी क्यों नहीं आई। अक्सर ये टॉपर विद्यार्थियों के साथ होता है। कहते हैं कि जो परफॉर्मर विद्यार्थी होते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि उनसे समाज की अपेक्षा होती है कि जब तुम 10th में मेरिट में आए थे, 12th में मेरिट में आए थे, तो फर्स्ट चांस में आईआईटी क्यों नहीं निकला, और जब तुम आईआईटी में भी पढ़ लिए तो तुम फर्स्ट बार में आईएएस क्यों नहीं बन गए। अर्थात ओवर परफॉर्मर बच्चों के साथ जो स्थितियां होती हैं वो इस बार बीजेपी को अपने साथ देखने को मिल रही हैं, क्योंकि पिछली बार वो अपने बूते बहुमत प्राप्त करने में कामयाब हुई थी। इस बार बहुमत से कुछ नंबर पीछे रहने की जो खुशी अपोजिशन को हो रही है, और विशेष रूप से उन लोगों को जिन्हें लगता है कि उन्होंने जितने नंबर पा लिए उतने में भी वो विजेता हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप स्टेज पर परफॉर्म करने उतरे थे, लेकिन आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ कुछ पुरस्कार भी दिया गया है। भले ही वो सांत्वना पुरस्कार हो, भले ही अपोजिशन में इज्जत से बैठने का पुरस्कार हो, और भले ही ये तय ना हो कि आपके साथ जो लोग सत्ता में हैं या फिर जो अपोजिशन में हैं वो कितने दिन तक के हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहां जहां बीजेपी शासन में रही है, अपोजिशन की तरफ से लोगों का आना वन वे दिशा में चलता रहा है। तो यह कहना कि इंडिया अलायंस केवल इस बात पर खुश हो कि टीडीपी और जेडीयू हमारे तरफ आएगी, लेकिन पता चले कि उस तरफ से भी कुछ लोग इधर मूव कर जाएं, कोई भी प्री पोल और पोस्ट पोल के बारे में कवायद नहीं कही जा सकती। लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने बहुत दुख मनाया, इतना दुख मनाया कि मार्केट लाखों करोड़ रुपए का रोना रो दिया। इतना रोया कि कम से कम 46 लाख करोड़ रुपए का एक दिन में लॉस उठा गया। यह बिल्कुल ऐसा था कि हाय मेरा तो पैसा डूब गया, क्योंकि बीजेपी सत्ता में रिपीट तो करी है लेकिन फ्लाइंग कलर्स से नहीं करी। यानी कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना था, लेकिन प्रीलिम्स में क्वालिफाई करके भी ये टॉप नहीं किए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बार टीना डाबी इंडिया के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 बनी थी आईएएस के अंदर, लेकिन प्रीलिम्स के अंदर उनके जो मार्क्स थे वो बिल्कुल कट ऑफ के अड़ते हुए थे, तो लोग उन्हें इस बात पर ही छेड़कर खुश थे कि बताओ टॉपर भी कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक नंबर लाया है, तो फिर काहे का टॉपर। अरे भाई उतना क्वालिफाई करने के लिए चाहिए था। ऑल इंडिया टॉपर बनकर रैंक 1 पाकर अपने पसंद का कैडर पाकर वो आईएएस बन गई है। फिलहाल कुछ ऐसा ही टीना डाबी इफेक्ट बीजेपी के साथ हो रहा है कि क्वालिफाई 272 पर ही करना था, एनडीए 292 से ऊपर पाकर के भी फिलहाल इस बात के लिए ट्रोल हो रहा है, नहीं पाए ना देखो 400। हम कहे थे कि तुम टॉपर हो, 400 नहीं पाओगे। खैर अच्छी बात है, ये उड़ता तीर भी ये खुद ही लिए थे, खुद ही बोले थे कि 400 लाएंगे, जिसके बाद खुद ही समेटते रह गए कि 400 का करेंगे क्या। फिर कई बाल कलाकार निकल आए जो बीजेपी के ही थे, लेकिन बीजेपी के समर्थन में आ गए कि भाई साहब 400 आ गया तो हम संविधान संशोधन कर देंगे। उन अनपढ़ों से कुछ कोई पूछे कि संविधान संशोधन केवल लोकसभा से नहीं होता है, संविधान संशोधन में लोकसभा में भी 2/3, राज्यसभा में 2/3 और साथ ही साथ
राज्यों के अंदर भी आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन चाहिए होता है, तब जाकर कोई संविधान में संशोधन होता है। लेकिन हां, जितना पॉलिटी पढ़े होते उससे ज्यादा याद आता। खैर, पॉलिटी से याद आया कि पॉलिटी में फिलहाल इनकी चर्चा बहुत हो रही है, नीतीश कुमार की, कि ये क्या करेंगे। और विशेष रूप से ये चर्चा ट्रेंड में भी है कि नीतीश कुमार कहीं पलटकर वापस तो नहीं चले जाएंगे। साथ ही साथ लोग हिंदुओं को भी याद दिला रहे हैं कि जहां राम जी बिठाए थे वहीं पार्टी को हरा दिए हो। जिस पार्टी के लिए हर घर के अंदर उत्सव 22 जनवरी को मन रहा था, वही जगह आज अयोध्या चुनाव में हारती हुई दिख रही है। फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी पीछे चल रही है। यही कारण है कि फिलहाल के टॉप ट्रेंड्स में ये सारी खबरें बनी हुई हैं। ट्रेंड्स में योगी जी भी घूम रहे हैं और उसके पीछे का बड़ा कारण यह है कि कहा जा रहा है कि बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में योगी जी और अमित शाह जी के बीच में ना बैठने वाली जुगलबंदी के चलते बीजेपी उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा सीटों पर नुकसान उठाई है। क्योंकि जानकार सूत्र कह रहे हैं कि योगी जी अपनी तरफ से 30 लोगों का नाम लिस्ट में दिए थे अमित शाह जी को कि इन्हें टिकट दिया जाए, लेकिन शाह साहब ने उनमें से केवल एक की मानी, 29 के नाम काट दिए। परिणाम उत्तर प्रदेश के परिणामों में निकला और ट्रेंड योगी जी ने करना शुरू कर दिया। देखिए, राजनीतिक गलियारों में चलने वाली बातें जो भी हों, परिणाम जैसे भी हों, लेकिन उन परिणामों पर बातें और प्रतिक्रियाएं तो बनना तय है, क्योंकि भारत में पॉलिटिक्स एक फुल टाइम सब्जेक्ट है। फिलहाल मैं आपको यहां पर टोकूंगा और रोकूंगा। कृपया करके एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दबाजी में लाइक करना भूल गए तो कर दीजिए, साथियों से भी साझा कर दीजिए, ताकि यह विश्लेषण सभी तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पाए। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़कर पढ़ना लिखना चाहते हैं, इंडियन पॉलिटी के अंदर की संविधान संशोधन कैसे होता है, ऐसा ज्ञान पाना चाहते हैं, तो हमारा जीए फाउंडेशन का बैच परचेज कर लीजिए, जो कि हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है। मात्र 1500 रुपए में सीख जाओगे कि भारत की राज व्यवस्था चलती कैसे है, भारत की ज्योग्राफी क्या है, अर्थशास्त्र या शेयर बाजार कैसे चलता है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि मार्केट का गिरना और उठना होता क्यों है। यह सब हमने इतने से में ही साल भर की वैलिडिटी के साथ दिया हुआ है। 1500 रुपए खर्च करिए ताकि कभी भावनाओं में बहकर लाखों करोड़ ना डुबाने पड़े। बाकी मर्जी आपकी है। फिलहाल के लिए हम तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए आंकड़ों में फिलहाल बीजेपी 240 सीटों के साथ आगे चल रही है। यहां पर अन्य पार्टियों के भी आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिनमें से कांग्रेस 99 के साथ, बीजेपी 240 के साथ। मैं यहां पर बता दूं कि ये आंकड़े अपडेट लगातार हो रहे हैं। हो सकता है कुछ नंबर ऊपर नीचे हो जाएं, तो वो आप अपने आप एडजस्ट कर लीजिएगा। फिलहाल हम मेजॉरिटी की बात करते हैं कि एनडीए बहुमत के नजदीक, बहुमत पार करके आगे निकल चुका है, सरकार बनाने की तैयारियों में है। इंडिया अलायंस भी अपनी तरफ से 232 सीटों पर है। अब ये 232 235 होता है या इससे नीचे जाता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि इस इंडिया अलायंस में तृणमूल कांग्रेस को जोड़कर जवाब दिया जा रहा है। अदरवाइज तृणमूल कांग्रेस इंडिया अलायंस में साझा नहीं हुई थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के साथ कोई भी सीट शेयरिंग नहीं की थी। सीट शेयरिंग ना करने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस बहुत जबरदस्त तरीके से 29 सीट जीतकर जबरदस्त पार्टी बनकर बाहर निकली है। एनीवे, फिलहाल के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों में बीजेपी 38.09% कुल वोटों का प्राप्त करके लार्जेस्ट पार्टी बनकर सबके सामने खड़ी हुई है। फिलहाल की तुलना अगर पिछले साल से की जाए, यानी 2019 से की जाए, तो 2019 में बीजेपी अपने दम पर 303 सीट पाकर के बहुमत को पार कर गई थी। इसलिए एक पार्टी का शासन और उस एक पार्टी के शासन में अपने फैसलों के अंदर पूरी दृढ़ता, यही उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया। क्योंकि पिछले साल 353 कुल एनडीए की सीटें थी, जो इस बार 290 के अराउंड रहते हुए तीसरी बार सरकार रिपीट कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी इस जीत का श्रेय जनता जनार्दन को देते हुए उनको धन्यवाद ज्ञापित कर दिया है। कांग्रेस ने इसे संविधान की जीत बताया है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी, खड़गे जी और सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जनता को अपनी जीत के लिए धन्यवाद दिया है। लेकिन इस जीत में बहुत सारे उलटफेर हुए हैं। बहुत बड़े बड़े लोग जो कि सीएम जैसे फेस थे, जो कभी ना कभी सीएम रहे थे लेकिन लोकसभा चुनाव में हार गए। बहुत सारे ऐसे सीट जो कि अयोध्या जैसी थी, वहां पर बीजेपी, जो कि राम मंदिर के एजेंडे के लिए ही जानी जाती है, वो यहां पर चुनाव हार गई। दुनिया वालों ने इसे लिया है। स्मृति ईरानी जी अमेठी से, जहां पर पिछली बार
उन्होंने राहुल गांधी जी को हराया था, खुद हार गई। ओवैसी जी को टक्कर देने वाली साध्वी वो चुनाव हार गई। अन्नामलाई जी, जिनको लेकर गजब की ब्रांडिंग हुई थी तमिलनाडु से, वो चुनाव हार गए। और इस बात पर हमने दिन भर ट्विटर पर आप लोगों को अंगेज रखा है, आपसे आपका मत और आपका विचार जाना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिए हैं, कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है और आप भी हमसे कनेक्टेड ट्विटर पर रह सकते हैं। फिलहाल के लिए राहुल गांधी जी और पार्टी की तरफ से बयान में केवल यही कहा गया है कि कल होने वाली, यानी 5 तारीख को होने वाली बैठक में वो कंप्लीट तरीके से बताएंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है, अर्थात वो विपक्ष में रहेंगे या सरकार बनाएंगे। इंटरेस्टिंग है कि इंडिया के पास कंप्लीट बहुमत नहीं है, लेकिन भरोसे हैं कि एक दिन नीतीश कुमार अगर पलट कर वापस आ गए, टीडीपी वापस आ गई तो क्या कीजिएगा, और ऐसी स्थिति में सरकार बनाएंगे अथवा नहीं, या फिर टीडीपी को अभी कोई सवाल भेजा है कि नहीं कि भाई साहब वापस आओगे या नहीं। आप 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, दोनों जीत गए हो, तो बताओ कौन सी साथ में रखोगे, या फिर आप सरकार बनाने के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। तमाम बातें उनसे पूछी गई और इन सभी बीच में उत्तर प्रदेश की चर्चा सबसे ऊपर रही। मेरे प्यारे साथियों, कहा जाता है कि भारत पर शासन वही करता है जिसने उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों को जीत लिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इस बार बीजेपी को सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने करारी चुनौती दी है, यानी कि बहुमत उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर सपा और कांग्रेस का रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन 2 युवाओं की जोड़ी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने पसंद किया है, यानी कांग्रेस और सपा की जुगलबंदी पसंद की गई है। अखिलेश अपने चुनाव प्रचार में लगातार जो पीडीए का नारा दे रहे थे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इनको साथ लेने का जो नारा दे रहे थे वो कामयाब हुआ है। दलितों ने, पिछड़ों ने और मुसलमानों ने अपने द्वारा संगठित होकर के अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव वोट का एक साथ आना समाजवादी पार्टी के लिए एक जबरदस्त जीत का कारण बनकर आया है। चुनाव के जो रुझान निकल कर आए, उन चुनावों के रुझानों में फिलहाल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि क्या इंडिया अलायंस सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है, तो उसमें केवल एक तर्क है कि अगर तृणमूल कांग्रेस 31 सांसदों के साथ इंडिया में जुड़ जाए, जो कि नैसर्गिक रूप से जुड़ेगी क्योंकि इंडिया नाम ही सुझाया तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी के द्वारा ही गया था। जनता दल यूनाइटेड, यानी कि बिहार की वो पार्टी जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं, जो फिलहाल एनडीए के साथ हैं, अगर वो अपने 15 सांसद, कहीं 13-15 चल रहा है, फाइनल नंबर अभी तक नहीं आया है, जो भी सांसद हैं उन्हें लेकर के अगर इंडिया अलायंस में पहुंच जाएं, साथ ही तेलुगु देशम पार्टी जिसे टीडीपी कहते हैं, अगर ये भी अपने 16 सांसद लेके पहुंच जाएं, तो जहां अभी इनके पास, इंडिया अलायंस के पास 200 सीटें हैं, 31 सीट, 15 सीट और 16 सीट पाकर के ये नंबर 272 तो तब भी नहीं पहुंचता, 262 के आंकड़े को छूता हुआ दिख सकता है। लेकिन फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सब तरह की पॉसिबिलिटीज एक साथ आ जाएं, तो क्या इंडिया सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। इसी कारण से नीतीश कुमार सुर्खियों में हैं, क्योंकि बाकी सबका तो पहले से पता है कि तृणमूल कांग्रेस तो पहले से ही इंडिया के साथ जाने को तैयार है। अब टीडीपी और नीतीश कुमार की बातें की जा रही हैं। मीमर्स ने नीतीश कुमार जी को सबसे ऊपर स्थान दिया है, और दे भी क्यों ना, क्योंकि नीतीश कुमार जी कहा जाता है कि सीजन को पहले ही भांप जाते हैं, और यही कारण है कि इन्हें द मैन ऑफ यू टर्न्स कहा जाता है, यानी कि मौका देखे नहीं कि ये पलटी मार गए। शुरुआत चाहे 1985 में इन्होंने जनता दल के साथ एक सांसद के रूप में, एक विधायक के रूप में अपनी स्टार्ट की पॉलिटिक्स शुरू की हो, 1994 में जनता दल के साथ समता पार्टी में पहुंचे हो, 96 के अंदर बीजेपी के अंदर पहुंचे हो, 98 से 4 के बीच में एनडीए के साथ सरकार में रहे हो, 2000 में बीजेपी के साथ एनडीए के अंदर बिहार में बने हो। इसके बाद लगातार नीतीश के द्वारा अपनी अपनी सीटों को बदलकर अलग अलग पार्टियों के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी बीजेपी के बिना, इन्होंने सरकार में लंबे समय तक इधर से उधर स्विचिंग की है, जिसमें ये आरजेडी के साथ भी महागठबंधन के अंदर रहकर सीएम बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में 2017 में फिर से इन्होंने अपना अलायंस किया, आरजेडी के करप्शन को ध्यान में रखते हुए एनडीए की तरफ से सीएम बनकर आए, और फिर बिहार के चीफ मिनिस्टर बनकर 2020 में फिर से आए। 2022 में एनडीए को ज्वाइन करते हैं, 2022 में रीज्वाइन महागठबंधन को ज्वाइन करते हैं, यूपीए को ज्वाइन करते हैं। 2024 में इंडिया अलायंस बनाने का मुहूर्त शुरू करके और खुद जाकर एनडीए में मिल जाते हैं। यानी नीतीश कुमार जी ने इतने परिवर्तन किए हैं कि ये दोनों ही तरफ के
पॉलिटिशियंस को बेहतर तरीके से जानते हैं। इसी कारण से उम्मीद लगा रहे हैं कि 2 साल में जो पार्टी बदल ले आदमी, हो सकता है कि वो आयाराम गयाराम का नाम परिवर्तित करके नीतीश कुमार रखवा दे और नीतीश कुमार अपनी तरफ से पार्टी फिर से बदलकर दूसरी तरफ चला जाए। पर इनका जाना तभी मायने रखेगा जब इंडिया अलायंस इन्हें पीएम पद का दावेदार ठहराएगा। जैसा इनके जानने और मानने वाले कहते हैं कि इन्हें पीएम पद दोगे तभी जाकर ये चर्चा में बने रहेंगे। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर मीमर्स ने इनकी बाढ़ लगा रखी है। करंट सिनेरियो में नीतीश कुमार ट्रेंड में चल रहे हैं। इलेक्शन आप लोग लड़िए, सरकार हम डिसाइड करेंगे। बिहार में किंग मेकर बनाते बनाते थक गए, अब भाई तेरा भाई केंद्र में किंग बनाएगा। लोग नीतीश कुमार जी के नाम पर ऑल आइज ऑन नीतीश कुमार नाम से गजब मीम्स इस समय चल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के बीच में नीतीश कुमार का आना जाना यह काफी ज्यादा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा नीतीश कुमार जी के अलावा वाईएसआर कांग्रेस जो 4 सांसदों के साथ है, हो सकता है कि वो इंडिया अलायंस में मिलकर के उनके गठबंधन को मजबूत करे। और बीजेडी जिसके खिलाफ उड़ीसा में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव भी जीत गए, वो विधानसभा जीतने के बाद एक ही सांसद जो बना पाई बीजेडी है, हो सकता है ये भी पहुंच जाए और चली जाए जाकर इंडिया अलायंस के साथ। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एनडीए फिलहाल बहुमत के साथ है और बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है। अब इंटरेस्टिंग कारक निकलकर आने लगते हैं और इंटरेस्टिंग कारक आने लगते हैं कि चुनाव में जो उलटफेर हुआ, उस उलटफेर को मार्केट ने कैसा पढ़ा। मेरे प्यारे साथियों, इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि हम जैसे बहुत सारे जो यूट्यूब पर ज्ञान देने वाले लोग हैं, उनसे आप में से बहुत सारे लोग मोटिवेशन पा करके पैसा लगा के मार्केट में पहुंच जाते हैं। पैसे को लेकर के आपकी जो समझ है उसमें इतना उतावलापन है कि यही समझ नहीं आता कि मार्केट में पैसा कितने दिन लगाना होता है, कितने दिन रखना होता है, कितने दिन में वापस लाना होता है। लेकिन इस उतावलेपन के चलते मार्केट के साथ जो अपना पैसा बर्बाद करते हो, उसका नतीजा सुर्खियों के रूप में बनकर आता है। मेरे प्यारे साथियों, सुर्खी है 46 लाख करोड़ रुपए का सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर फ्री फॉल के कारण हुआ है। मैंने कल भी चेतावनी दी थी कि जिस तरह से केवल एग्जिट पोल सुनकर के लोगों ने लगभग 12 लाख करोड़ रुपए मार्केट चढ़ा दिया था, वैसे ही रिजल्ट सुनने के बाद संभव है, क्योंकि एग्जिट पोल्स एग्जरेटेड नंबर होते हैं, उनके अंदर यह ख्याल रखा जाता है कि कितना मार्जिन लेके चलना है, उसमें उन पॉजिटिव फैक्टर्स को जिससे कि किसी एक राजनीतिक दल को फायदा हो सके, हो सकता है उन्हें भी अकोमोडेट किया जाता हो सकता है कि एग्जिट पोल देना इटसेल्फ एक कॉन्स्पिरेसी हो, यह भी हो सकता है कि इस नंबर को बढ़ाकर बता दो, हो सकता है मार्केट खुश हो जाएगा, एक ही दिन में पैसे बना लो, क्योंकि अल्टीमेटली किसी का पैसा डूबा है तो किसी का तो बना होगा ना। हमने कल आपको यह सेशन करके चिल्ला चिल्ला के कहा था कि भाई साहब ये जल्दबाजी मत करिए, मार्केट के अंदर दिक्कत हो सकती है, और हुआ भी। मार्केट के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह टूटा, इतना बुरी तरह टूटा कि इसके साथ अब रिकॉर्ड बन रहा है कि ये मार्केट में आप देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 6000 पॉइंट गिरकर 70,000 पर पहुंचा है। यह ध्यान रखने वाली बात है कि यह 70,000 पर फिर भी नहीं रुकने वाला है, यानी कि यह फिर से रिवाइव करेगा और फिर से अब थोड़ा स्टेबल होकर रिवाइव करने वाला है। कहा जा रहा है कि 2020 में टूटा था ऐसे, इतना बुरी तरह यह सेंसेक्स फिर से टूटा है। जो अडानी कल तक दबा के पैसा छाप रहे थे, आज एक ही बार में धड़ 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 नीचे चलकर आ गए हैं। भारत की डिफेंस सेक्टर की कंपनीज ने इस तरह से रिएक्शन दिया है जैसे कि मोदी सरकार बन ही नहीं रही है। मार्केट के लोग इस प्रकार से रिएक्शंस दिए हैं जैसे कि एनडीए सरकार रिपीट ही नहीं कर रही है। एनडीए सरकार का जो मोदी के साथ अडानी का कनेक्शन है, उस पर आज राहुल गांधी जी भी खुलकर बोले। उन्होंने कहा, देख लीजिए शेयर मार्केट ये जानता है कि मोदी और अडानी एक ही हैं। सर, वो शेयर मार्केट नहीं जानता है। आपने जितना खुल के समझाया है लोगों को, लोग उससे समझ गए। आपने कहा कि ये दोनों एक हैं, आपने कहा ये सरकार जा रही है तो लोग कह रहे हैं अडानी से पैसा निकाल लो, ये सरकार आ रही है तो बोले लगा दो अडानी में पैसा। तो सिनोनिम आप बना दिए, लोग उसी हिसाब से पैसा और निकालना और लगाना शुरू कर दिए। एनीवे, फिलहाल के लिए अडानी का पैसा बहुत सारा आज निकाल दिया गया। डिफेंस शेयर के भी बहुत बुरे तरह दाम गिरे, सरकारी बैंकों के अंदर भी भयंकर तरीके से दाम गिरना शुरू हुआ। खैर, फिलहाल के लिए यह माना जा रहा है एग्जिट पोल्स के बाद, परिणाम के बाद ऐसा होता है कि एग्जिट पोल के बाद या तो वैल्यू चढ़ती है या रिजल्ट के बाद चढ़ती है। लेकिन यह जो करामात हुई है, यह करामात इतिहास में अब अपना अंक दर्ज कराकर ले गई है। अच्छा, अब सवाल यह बनता है कि आफ्टर ऑल मार्केट जो इतना बुरी तरह गिरा, उसका कारण समझ में आता है कि लोगों ने 400 पार सोच लिया था कि भाई साहब 400 पार पहुंचेंगे
तभी जाकर के आनंद आएगा, क्योंकि मोदी जी कहे 400 पार। लेकिन इसके बावजूद भी जो खुशी का माहौल है वो बीजेपी के अंदर नहीं आ रहा है, या ये कहिए कि एनडीए वाले जो समर्थक हैं, पार्टी वाले खुश हैं, उनका तो तीसरी बार सरकार बन गया, लेकिन जो समर्थक हैं वो लोग बड़ा मजा नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने प्रतिक्रिया में कह रहे हैं सरकार बन गई यार लेकिन फील नहीं आई। वो वही वाला कारण है कि आप अपना आंकड़ा सेट कर दिए थे कि हम 400 पाएंगे, 400 पाने के नुकसान बहुत हुए। क्या हुआ? पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी के समर्थक सब उठकर अति आत्मविश्वास में चले गए कि 400 मतलब 272 तो कोई नंबर ही नहीं है, 400 पार। ये 400 पार इतना बैकफायर करेगा ये बीजेपी भी नहीं समझ पाई थी। कारण अपोजिशन दुनिया को ये उल्टा समझाने में कामयाब हो गई कि बेटा सुनो, अगर ये 400 पा गए ना, तुमसे संविधान के अंदर से संशोधन करके आरक्षण छीन लेंगे। जैसे आरक्षण कोई गाजर मूली है जिसे छीना जा सके, कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आरक्षण के ऊपर अब नई लड़ाई छिड़ गई। और भारत में आरक्षण इतना सेंसिटिव टाइटल है जिस पर कोई पार्टी हल्का सा भी मुंह खोल दे उसका पत्ता साफ हो जाता है। यहां तो ये 400 पार में संविधान की लाइन बोल दी है, और कई इनके पार्टी के नेता बाहर निकलकर कहने लग गए संविधान संशोधन कर सकते हैं। वहां संविधान संशोधन में किसी ने यह प्रेडिक्शन नहीं दिया था कि संविधान संशोधन करके ये सेक्युलर स्टेट से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर सकते हैं। वहां उल्टा चल गया, वहां उल्टा चल गया कि आरक्षण छीनने की बात कर सकते हैं। और यहां हिंदू मुस्लिम लड़ाइयों में कवायद चुनाव के अंदर शुरू हो गई। तो दो चीजें बनकर आई, दो चीजों में पहली चीज बनकर आई जिनसे आरक्षण छीनने का डर था, उनमें दलित और पिछड़ा वर्ग था। उन्हें लगा कि ये 400 पार पा गए तो आरक्षण चला जाएगा। एक दूसरा डर जो अंदर बिठाया गया, अगर ये 400 पार कर गए तो ये संविधान संशोधन करके देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, तो ऐसा ना हो कि अल्पसंख्यकों के साथ दोहरा चरित्र हो जाए। तो तीनों लोग, जिसे पीडीए कहा गया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तीनों एकजुट हो गए कि नहीं साहब ये हमारा आरक्षण छीनेंगे। वही इनके लिए सबसे ज्यादा बैकफायर किया। दूसरा बैकफायर किया राम मंदिर का मुद्दा। क्यों? क्योंकि जनवरी 22 में तो इतना माहौल था कि हर घर में झंडा टिका था, जहां देखो वहां भगवा लहरा रहा था, हर आदमी इस तरह जश्न मना रहा था जैसे दिवाली जो है शिफ्ट होकर के जनवरी में आ गई है। और रियल में यही माना था बीजेपी ने भी कि अब इसका प्रभाव लंबा चलेगा। लेकिन भारत में कोरोना के अंदर अपनों को, स्वजनों को खोए हुए लोग भी अब यह भूल चुके हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी आई थी। अब इस बात को कोसा जा रहा है कि हम कोरोना के अंदर बच कैसे गए। अब इस बात पर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं कि वैक्सीन भी यार गलत ही लगी थी, देखिए जरा हार्ट अटैक हो रहे हैं। उस समय जब त्राहिमाम मचा था कि भाई हमें बचा लो, वैक्सीन हमें लगा दो, हमें दवाई दे दो, रेमडेसिविर दे दो, बचा लो, देश बहुत जल्दी भूलता है। भूलने की इस बीमारी में राम मंदिर का मुद्दा, जिसे बीजेपी सोच रही थी कि जनवरी से लेकर मई तक तो खिंची जाएगा, यहां लोग बहुत जल्दी उस चीज को मिस मार दिए कि हां हो गया भाई, राम मंदिर था ना, हो गया, अब तो इस बात पर चर्चा करो आगे क्या, आगे क्या बनाओगे। तो भाई राम मंदिर का मुद्दा इनसे खिंच नहीं पाया। सोचा इन लोगों ने बहुत बढ़िया था कि राम मंदिर बनाएंगे, उठा उठाकर सब लोगों को घुमाने लेकर जाएंगे। लोग इतना वीडियो देख लिए, राम जी को इतना डिस्प्ले पर लगा लिए, इतना स्टेटस बना लिए राम जी का, इतना भजन सुन लिए कि उसका प्रभाव 2-3 महीने में आचार संहिता आते आते सैचुरेट मार गया। जैसे होता नहीं है कि फिल्मों का कोई गाना 1-2 बार हिट हो जाता है, थोड़े दिन तक टेस्ट रहता है, उसके बाद लोग दूसरा सुनने लगते हैं। राम जी का जो इन्होंने एकदम बढ़िया माहौल बनाया था ना, 2 महीने बाद वो चित्त हो गया। और यहां पर इनको इसका लाभ नहीं मिला। लाभ का हालत तो यह है कि अयोध्या की जो सीट है, जो फैजाबाद लोकसभा सीट में आती है, वहां खुद बीजेपी पीछे चल रही है। तीसरा, संविधान संशोधन की बात हमने आरक्षण के साथ आपको बता ही दी। इसके साथ साथ बीजेपी के द्वारा पसमानदा कार्ड खेला गया था उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को लाने के लिए, वो इनका कार्ड फेल मार गया। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कि एक बहुत जेन्युइन मुद्दा था, जिसके पीछे वाकई में युवा और वो विद्यार्थी वर्ग और बेरोजगार वर्ग जो कि असल मायने में केंद्र से चिढ़ा हुआ था, यह बहुत सेंसिटिव कारक था। यानी यह एक इकलौता ऐसा कारक था जिसकी चर्चा चुनावों में सबसे कम हुई और यह बहुत बड़ा कारक बनकर निकला। असल मायने में उत्तर प्रदेश और बिहार से लाखों करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी रेलवे की, सेना की और एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस, यूपीएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की भरकर तैयारी करता है। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा सेना के लिए जो अग्निपथ योजना लाई गई थी, उस अग्निपथ योजना का और उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे बार बार पेपर लीक का युवाओं में भयंकर नाराजगी था, क्योंकि इतने सालों के मेहनत के बाद उनके परिणाम तक ना पहुंचना, सेना जो कि सरकारी नौकरी का एक बेहतरीन विकल्प हुआ करता था, उसके स्थान पर
परमानेंट नौकरी जैसा कोई व्यवस्था ना छोड़ देना, ये ऐसे कारक थे जिन्होंने सरकार को सबक सिखाया। और इस विषय पर तो मैं ये अवश्य कहूंगा कि सरकार अब इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर होगी। ये गठबंधन की सरकार यदि चलती है तो ये आने वाले समय में अग्निवीर जैसी योजना को वापस लेगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये युवाओं के साथ टकराने का परिणाम था जो कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन तरीके से देखा। और जहां तक रही बात ब्रांड मोदी की, तो अल्टीमेटली ब्रांड मोदी को तो उन्होंने चमकाया, लेकिन जिन लोगों को टिकट दिया गया वहां पर लोकल लोगों के द्वारा लोकल राजनेताओं को इग्नोर करना, मोदी जी का लगातार 10 साल से टिके रहना और उसके बाद फिर 5 साल के लिए ब्रांड में चमके रहना अपने आप में एक टफ टास्क था, जिसकी वजह से 400 का आंकड़ा ना छू पाए और ना छू पाने की वजह से दोष देने लगे कि जनता ही भूल गई। लेकिन यहीं पर गलती कर जाते हैं। हमारी भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत ही अच्छा क्लेम है और वो ये है, नेवर ब्लेम वोटर फॉर योर इलेक्टोरल लॉस, यानी कभी भी आप वोट देने वाले लोगों को अपनी हार का कारण ना बनाएं। अगर ऐसा सब हुआ भी है तो अल्टीमेटली वो आप ही की गलती है कि आपने अपने वोटर तक उस जानकारी को नहीं पहुंचाया। और दूसरा कारक दिया जाता है कि पहले कारक को कभी ना भूला जाए। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया भर ने इस रिजल्ट को कवर किया है और कवर करते हुए कहा है कि मोदी का जो बीजेपी है वो मेजॉरिटी के बिल्कुल नजदीक पहुंच रहा है, संभव है थोड़ा बहुत उससे छूट जाए। बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं पाए। लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, अगर ये लैंडस्लाइड विक्ट्री पा जाते तो संभव है कि देश में फिर एक और राग छिड़ता जिसे डिक्टेटरशिप कहा जाता। संभव है कि अगर ये लैंडस्लाइड जीत जाते तो हो सकता है देश में यह नया कयास लगाया जाता कि हमारे देश में लोकतंत्र ही खत्म हो गया है, लोकतंत्र में सभी लोग अपना फैक्टर लेकर चलते रहें। यही संभवतया लोकतंत्र की सबसे अच्छी बातों में से एक माना जाएगा। दुनिया भर ने इसे काउंट किया है। कब बीजेपी के केस में इसे माना जा रहा है कि मोदी जिन्होंने ग्रांड राम मंदिर बनाया अयोध्या के अंदर, ये वहीं से हार गए हैं। खैर, तमाम प्रकार की चर्चाएं होंगी और आने वाले 7 दिनों में हम निरंतर इन विषयों पर और खुलकर एक एक विषय पर पर्टिकुलरी तरीके से विश्लेषण करेंगे। सोशल मीडिया का रोल भी आने वाले समय में डिस्कस किया जाएगा, जो कि के नजदीक नहीं है। सब मिलजुल कर सरकार तक पहुंचेंगे, इस कवायद के साथ चुनाव लड़ना शुरू किए थे। वहीं दूसरी ओर एनडीए में बीजेपी खुद के दम पर सिंगल लार्जेस्ट क्यों नहीं बन पाई, इसका पूरा मार्केट जश्न मना रहा है। या फिर बीजेपी के सपोर्टर दुख में बैठे हैं कि यार 272 हमारी क्यों नहीं आई। अक्सर ये टॉपर विद्यार्थियों के साथ होता है। कहते हैं कि जो परफॉर्मर विद्यार्थी होते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि उनसे समाज की अपेक्षा। तो जी दोस्तों, वीडियो काफ़ी लेंथी थी, अब बातें तो इतनी नहीं याद रहेंगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मेरा ये दावा था, मैं जब 400 पार का नारा था तो मेरा दिल नहीं मानता था। हमारी वीडियो रिएक्शन उठा कर देख लीजिएगा। मैंने उसके बाद भी कहा था कि 400 पार तो नहीं हो सकती बीजेपी या एनडीए, तो हाँ इतना ज़रूर है कि अगली गवर्नमेंट जो है ना वो फिर पीएम मोदी की, ये मैंने हर बार ही कहा था। अगली गवर्नमेंट फिर तीसरी मरतबा भी पीएम मोदी साहब की है, बीजेपी की है या एनडीए ने मिलकर जो भी है वो हो गया। मैं तो हैरान हूँ कि इतनी टफ टाइम दिया कांग्रेस ने, या कि इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस तो नहीं मैं कहूँगा, इंडिया अलायंस था एक तरफ और दूसरी तरफ एनडीए था, लेकिन वो भी 3-4 पार्टियों गठबंधन है, इधर भी काफ़ी 15-20 कितनी भी हैं तो मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन अकेली बीजेपी की जो पार्टीज है नो डाउट बहुत ज़्यादा हैं, 250 के राउंड अबाउट वो बता रहे थे नीतीश इसलिए मेरे मुंह से निकाल दिए। नीतीश पर जो मीम्स बनी है चर्चा में ज़्यादा है, जो मीम्स उन पर बनी है, खेल रहा है कांग्रेस की तरफ कभी बीजेपी की तरफ, तो वाकई में अगर गवर्नमेंट बनाती है, किंग मेकर बनाता है तो वो नीतीश कुमार की वजह से ही बनेंगे। खैर मैं ये समझता हूँ नो डाउट नेक्स्ट पीएम मेरे नज़दीक हो गया, इस्लाम कन्फर्म है। ये मुझे पहले ही पता था कि नेक्स्ट पीएम मोदी। असल में यार 400 का आंकड़े बहुत ज़्यादा, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में इस दफ़ा जो किया है ना कांग्रेस ने या इंडियन अलायंस ने, इंडियन अलायंस ने काफ़ी टफ टाइम दिया, बड़ा टफ टाइम, यकीन करिए। असल में जो उनकी बीजेपी की पॉपुलैरिटी है या पीएम मोदी साहब की थी
क्योंकि ओवरऑल यही लगता था, क्योंकि वहाँ जो हम कमेंट्स वगैरह चेक करते थे तो उसमें अक्सरियत जो थी ना वो थी बीजेपी को सपोर्ट करने वाली, स्पेशली जो पीएम मोदी साहब को। तो ये ओवरऑल जब हमने देखा तो हमें भी यही लगा। 400 की बात तो मुझे किसी हद तक लगा कि शायद मुझे नहीं लगता था। नहीं, मुझे थोड़ा सा इस वजह से लगा क्योंकि जो ओवरऑल मैंने देखा था कि मुझे लगा था कि जो इस दफ़ा बीजेपी है ना काफ़ी लीड के साथ जीतेगी। तो ये भाई ये नहीं पता था कि कांग्रेस के लोग भी बहुत ज्यादा हैं, यानी कि पप्पू की वो जो है ना अभी भी यात्रा भाई चल रहा है, अभी भी उसकी पॉपुलैरिटी है। असलम भाई पप्पू की लोग उसको मानने वाले अभी भी हैं पप्पू को। पप्पू की मतलब जो यात्रा है ना मैं समझता हूँ कामयाब रह गई है। मैं वो बता रहे थे असल में पता है बात क्या है, बहुत ज्यादा पुरानी पार्टी है और काफी टाइम से ये इक्तदार में भी रहे हैं, इन्होंने हुकूमतें की हैं, तो इस वजह से भाई उनका अभी कह लें कि असर रसूख है, अवाम अगर बीजेपी है और एनडीए अगर मिलकर भी अगर 300 पार नहीं जाते तो मैं कहता हूँ ये किस्म के हार नहीं चले जाएंगे। पिछली दफ़ा वो बता रहे थे अंकित सर के 300 नहीं पिछली दफ़ा 353 थे एनडीए के, तो इस दफ़ा मतलब अभी तक मुकम्मल मेरे ख्याल में रिजल्ट नहीं है तो इसलिए वो भी बता रहे थे अभी तक जो सीटें मिल चुकी हैं वो 292 मिल चुकी हैं अभी एनडीए को और 232 जो है वो मिल चुकी हैं अपना दूसरे इंडिया अलायंस को। तो समझ लें कि काफ़ी हद तक रिजल्ट क्लियर हो चुके हैं, 90% 95% हो चुके हैं। ज़्यादा ज़्यादा कितनी सीटें और एनडीए ले सकेगा, 10 5 10 20 और ले, ये 300 मुश्किल है जो क्रॉस करे। तो मैं कहता हूँ कि ये एक किस्म की हार ही है नो डाउट। और इस हार है कल देखें यही हमने वीडियो की थी, अंकित सर भी यही बोल रहे हैं कि कितने हज़ारों लाखों करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ था, 14 बिलियन मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ था। और आज की मैं न्यूज़ सुन रहा अंकित सर ने भी बताया, मैंने भी इस वीडियो से पहले न्यूज़ सुनी कि इंडियन मार्केट एक किस्म की क्रैश होने लगी है। क्रैश मतलब कि इतना पैसा लोगों ने निकाल लिया, इन्वेस्टर्स ने निकाल लिया है, पता है कितने लाख करोड़ रुपया निकाले। अंकित सर बताया 4 लाख करोड़, ये 40 लाख करोड़ मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने इन्वेस्टर्स ने निकाल लिया। तो ये न्यूज़ भी बड़ी चर्चा में है, इस पर भी कोई वीडियो बना, ये अंकित ने जिक्र किया। इसके अलावा बाकी मैं इंडिया के जो मेन स्ट्रीम मीडिया उससे मैंने ये न्यूज़ सुनी थी इस वीडियो को प्ले करने से पहले। तो लेकिन सच ये है नो डाउट 3rd टाइम भी पीएम मोदी, ये तो कन्फर्म था, ये तो मैं हर वीडियो में कहता था अगले पीएम मोदी हैं। मुझे पता था दूसरी पार्टी उनके साथ है, एनडीए है, तो उन्होंने बन ही जाना। तो लेकिन जो 400 का फिगर था मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि जारी बात है कुछ एनालिसिस भी थे, ओवर ही उन्होंने बात की है ये 400 वाली। अच्छा फिर आ जाए अब उधर यूपी में, फिर यूपी में बड़ी छितरौल कर दी एक किस्म की। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस यार मुझे इतना यकीन नहीं था जितना वो मतलब अब देखिए चीज़ें एनालिसिस करें। अगर यूपी के अंदर कांग्रेस और दूसरी पार्टी लीड कर रही हैं, बीजेपी पीछे है, तो इसका सबसे मेन रीज़न जो मुझे नज़र आता है वो है सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती। सच है यूपी में वही है ना। हाँ, और मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, मुस्लिम मेजॉरिटी मैं ये आज बात सही मुझे पहले भी मैं मानता हूँ कि जो इफ्तिखार है या असद है, अतीक रहमान है, जो भी थे उनको जो इनकाउंटर किया उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ना था, चाहे झूठ ही हो, उनके खिलाफ सीएम योगी के खिलाफ झूठ ही घड़ा गया हो, लेकिन ये इम्पैक्ट पड़ना था, पड़ा। जारी बात है जब आप किसी का इनकाउंटर करवाते हैं या करते हैं या जैसा भी है तो उसका इम्पैक्ट आपकी पार्टी पर ज़रूर पड़ता है। और जारी बात है जो अपोजिशन होती है क्या काम होता है, घर गिलाना, खींचना। उन्होंने खींची है, उन्होंने मुसलमानों के अंदर है कि वो एंटी हिंदू, मैं ये मानता हूँ एंटी हिंदू ने स्टेटमेंट ये बीजेपी और सॉरी कांग्रेस ने स्टेटमेंट दी है, तो जिसकी वजह से उनको बात है जब और ऊपर से सख्ती बड़ी कर रहे थे वो जो कोई ना कोई जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसके उन्होंने कोई ना कोई ऐसे वीक पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं जो आम पब्लिक को उन्होंने बताने होते हैं कि भाई यही है। अपोजिशन का काम भी यही होता है कि उसकी टांगे खींचना या उसकी जो भी कमज़ोरियाँ हों मौजूदा हुकूमत की या गवर्नमेंट की, तो वो उसकी टांगे खींचती है और उसी कमज़ोरियों को वो आगे आवाम तक जो है भेजती है। भाई असलम यकीन कर दें ये अजूबा ही हो गया। यूपी के अंदर मानता नहीं था, नहीं वो भी अजूबा ये भी अजूबा कि यूपी के अंदर
सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का, यूपी के अंदर, और सबसे ज़्यादा मुसलमान मेजॉरिटी एरिया है। मेरा दिल नहीं ये मान रहा कि सीएम योगी या उनकी बीजेपी पार्टी पीछे रह गई है। तो मेरे नज़दीक जो कारण बना है, सबसे मेन कारण सीएम योगी आदित्यनाथ की ज़्यादा सख्ती है, ज़्यादा रूल्स को सख्त करना, क्योंकि इनकाउंटर जो है उनकी वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। हालांकि वहाँ पे राम मंदिर तो बनाया, मुझे तो लगता था कि सारी फेवर जो है पीएम मोदी के हाँ हक में जाएगी, लेकिन मुसलमान, हाँ ये भी कारण है असलम भाई, ये भी कारण है। उधर राम मंदिर बना, मस्जिद को शहीद करके, ये भी कारण है हो सकता। हाँ, उधर मुसलमानों के अंदर मैं उस वक्त जब राम मंदिर बना था ना, जाके वीडियो देखें, उस वक्त भी कहा था कि चाहे आज मुझसे मुंह पर नहीं बोल रहा है, लेकिन उनके अंदर गम गुस्सा होगा, वो गम गुस्सा नज़र आया। आज उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया, और कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों की सपोर्टिव रही है, ये सच है, मुसलमानों की और स्पेशली पाकिस्तान की भी। लेकिन बीजेपी का और पॉलिसीज थी, बीजेपी मतलब सख्ती करती, सख्ती का मतलब यह कि रूल्स को फॉलो करती थी। लेकिन एक कारण बन गया सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त पॉलिसीज, दूसरा बड़ा कारण बन गया राम मंदिर अयोध्या का यूपी में। तो उस वजह से मुझे लगता है कि यूपी में बीजेपी हार गई है, नहीं तो पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। बड़ी शॉकिंग ये आज इस वाकई में, नो डाउट पीएम मोदी फिर पीएम बनेंगे, लेकिन हिला दिया कांग्रेस ने भी हिला दिया। एंड इंडिया अलायंस पूरा कर रहा है, इंडिया अलायंस के 232 सीटें निकाल रहा है, तो उसका मतलब यह है कि वो बहुत बड़ी तगड़ी अपोजिशन बन गई, बड़ी तगड़ी अपोजिशन है वो। शानदार थी वीडियो, मज़ा आया यार वीडियो की जानकारी लगी, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छी लगी होगी हमारी बातें। मिलता नई वीडियो में नए के साथ। गॉड ब्लेस यू।